नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है हमारा सेशन नंबर 121 और आज हम देखेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है आपके वार्म अप के लिए, आने वाले एग्जाम्स में आपको एक मजबूती प्रदान करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। हालांकि एक फिलोसफर का कहना है कि देयर इज अ नो सच वर्ड लाइक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। जी हाँ, एक फिलोसफर का ये कहना है। उनका ये कहना है कि कॉन्फिडेंस जैसी चीज होती ही नहीं है। आइदर यू आर इन डाउट और यू आर इन नॉट इन डाउट। अगर आप डाउट में हैं तो आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और अगर आप डाउट में नहीं हैं तो आप में कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास आपके अंदर भरा होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हम अपने उन डाउट्स को क्लियर करेंगे जो जो रिलेटेड हैं। आने वाले एग्जाम्स, हर तरीके के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो आज हम लेंगे पूरे के पूरे वैलिड हैं। आप बढ़िया से नोट्स बनाएं, बढ़िया से फॉलो करें, जवाब दें, पार्टिसिपेशन रखें कमेंट थ्रेड में जितना हो सके। नया साल है, नई नई बातें हैं, तो एक नया सेशन आज आपके लिए दिसंबर करंट अफेयर एमसीक्यूज पार्ट 1। मैं 4 पार्ट में आपको दिसंबर के करंट अफेयर्स के टॉप 100 एमसीक्यूज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर दिसंबर का भी एक मंथली करंट अफेयर का कुछ लेके आइए, तो मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूं आपकी डिमांड पर। 4 पार्ट में हम टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे। हालांकि दिसंबर का करंट अफेयर्स का जो एक जो मंथली राउंड अप हम लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू जो हम देखते हैं, वो भी बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का काम। दिसंबर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज ऑन पीटी एजुकेशन पावर्ड बाय पीटीज आईएएस एकेडमी। चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, पहला सवाल, वर्ल्ड सॉइल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ग्लोब ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर या 5 दिसंबर। और इसका करेक्ट आंसर है, क्या होगा बताइए बताइए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन। और साथ ही साथ इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि हाल ही में अभी यूएन ने सेलिब्रेट किया है, ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स को भी। जी हाँ, यूएन ने इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स को भी अभी हाल ही में ही पहली बार उसको ऑब्जर्व किया है। और उसका जो ऑब्जर्व डे है वो है 4 दिसंबर का। तो वर्ल्ड सॉइल डे है 5 दिसंबर का और इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स है 4 दिसंबर का। ये आप याद रखिएगा। आपके लिए आज का पहला सवाल, कमेंट थ्रेड में बिल्कुल जोर से पार्टिसिपेशन बना के रखिए। पहला सवाल क्या है आपके लिए कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो है कौन? कमेंट थ्रेड में बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अभी हाल ही में उनकी मतलब चेंज किए गए हैं पोस्ट से, मतलब एक नए अभी बनाए गए हैं, तो उनका नाम क्या है आप कमेंट थ्रेड में बताइए। दूसरा सवाल, Which country has been appointed by FIFA to host FIFA Club World Cup in 2021? छोटे मोटे एग्जाम्स, बैंकिंग, एसएससी और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स वगैरह के लिए ये सारे सवाल वैलिड हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हालांकि यूपीएससी स्पोर्ट्स नहीं पूछता। यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पर्सन न्यूज नहीं आते, स्पोर्ट्स के न्यूज नहीं आते। लेकिन जो यूपीएससी के दूसरे अलग जो एग्जाम्स है, लाइक सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गए, तो इन सभी में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो विच कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड बाय फीफा टू होस्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन 2021? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जापान, इटली, जर्मनी या रशिया। क्या होगा आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जापान। जापान को अपॉइंट किया गया है कि आप फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को होस्ट करेंगे। 7 लोगों की टीम का ये एक तरीके से टूर्नामेंट है, मतलब एक टीम में 7 मेंबर्स हो सकते हैं। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, इंडिया हैज प्रिंटेड 25 वॉल्यूम्स ऑफ डैश रिलीजियस टेक्स्ट अंडर नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो एक नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स है हमारे पास, उसके तहत भारत ने अभी 25 वॉल्यूम एक रिलीजियस टेक्स्ट के प्रिंट किए हैं। वो कौन से रिलीजियस टेक्स्ट हैं? पहला ऑप्शन है हदित, दूसरा है वेदास, तीसरा है गुरुमुखी या चौथा है कंजूर। कौन सा होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कंजूर। आप में से कितनों का सही हुआ बताइए जरूर। कंजूर रिलीजियस टेक्स्ट को अभी प्रिंट किया गया हाल ही में, क्योंकि अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? तो आज का आपका दूसरा सवाल, हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उन्होंने मुलाकात की थी एक मंगोल के जो उनके फॉरेन मिनिस्टर होंगे, उनसे ही उनकी एक मीटिंग हुई थी, ज्वाइंट मीटिंग हुई थी मंगोलिया से। तो उन्होंने, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको ये जो स्क्रिप्ट्स हैं वो गिफ्ट किए, राइट। तो ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है कंजूर,
ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कैनोनिकल टेक्स्ट ऐसा कहा जाता है। अब बुद्धिज्म ही याद रखिए बस, राइट। बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये। तो लगे हाथ तो मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मंगोलिया के संदर्भ में बात आई है। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? तो मैं बता देता हूं आपको, अगर आप में से कईयों को नहीं मालूम है मंगोलिया की राजधानी। देखिए कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैपिटल वगैरह तो कुछ भी, ये तो आम बातें हैं। कैपिटल, करेंसी, ये सब तो याद होनी ही चाहिए। तो कैपिटल जो है मंगोलिया की वो है उलानबातर, और जो इसकी जो करेंसी है वो है तोगरोक। क्या है करेंसी? तोगरोक, तोगरोक, राइट। चलिए चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। मंगोलिया को समाप्त करते हुए हम अपने चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है? रिसेंटली 6th एडिशन ऑफ इंडिया डैश CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 कंक्लूडेड। CLMV ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इनके साथ एक बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है CLMV के साथ। यहां पर M क्या है? बेसिकली चारों देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हाट इज M हियर? मॉरिशियस, मालदीव्स, मलेशिया या म्यांमार? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज, आप में से कई लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, करेक्ट आंसर इज म्यांमार। तो बेसिकली मैं लगे हाथ तो सब कुछ बता देता हूं आपको। C का मतलब है कंबोडिया, L का मतलब है लाओस, M का मतलब तो हमने देख ही लिया म्यांमार, और V का मतलब है वियतनाम। लगे हाथ तो बाकी ऑप्शंस के भी कैपिटल देख लें एक बार फटाफट। मॉरिशस का कैपिटल बताइए। पोर्ट लुइस सही जवाब है। तो मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस। मालदीव्स का माले, मलेशिया का कुआलालंपुर, म्यांमार का नेपिटो। क्लियर? चलिए पांचवें सवाल पे चलते हैं। हु इज द फॉर्चून्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020? 2020 में फॉर्चून के अकॉर्डिंग, फॉर्चून मैगजीन है, उनके अकॉर्डिंग बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर कौन हुए हैं? पहला है ऑप्शन लीजा सू, दूसरा है एलन मस्क, तीसरा है शांतनु नारायण, चौथा है अजय बंगा। कौन होगा? सही जवाब बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एलन मस्क। एलन मस्क को फॉर्चून मैगजीन ने दूसरी बार लगातार बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। जी हाँ, ये वही एलन मस्क है, टेस्ला वाले और स्पेसएक्स वाले। लगे हाँ तो मैं थोड़ा सा और एक्सटर्नल इनपुट्स आपको दे देता हूं। शांतनु नारायण जो है वो एडोब के सीईओ हैं, और इनकी जो रैंक इस फॉर्चून के मैगजीन ने दी है, इनको 8th रैंक दिया गया है। और अजय बांगा आप तो जानते हैं, काफी लोग आप जानते होंगे कि ही इज द सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, और इनको जो रैंकिंग मिली है वो कौन सी मिली है? 9th। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहले 5 सवाल क्लियर। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को होस्ट करने वाला देश जापान, 25 वॉल्यूम जो अभी रिलीजियस टेक्स्ट के नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रिंट किए गए हैं वो कौन से हैं? कंजूर, मंगोलिया से रिलेटेड है, बुद्धिज्म टेक्स्ट है। CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है, सब पता चल चुका है आपको। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 फॉर्चून मैगजीन का कौन है, और इंडिया के हिसाब से उसमें 2 लोग हैं, शांतनु नारायण एंड अजय बंगा। चलिए आगे चलते हैं छठे अपने सवाल पे। आरबीआई ने अभी हाल ही में 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को टैप अप किया। किस चीज के लिए? TLTRO के लिए, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। बेसिकली इन रेपो ऑपरेशंस का मतलब होता है, TLTRO का जो मतलब है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी, क्योंकि अभी लिक्विडिटी क्रंच हो गया है ना, एक तरीके से एक क्राइसिस आ गई है लिक्विडिटी की, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। हमने एक तो लिया भी था सेशन आपके साथ, हाउ टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने सी रंगराजन जी सर के जो सारे व्यूज हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। उस सेशन को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए सो मच थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 26 स्ट्रेस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है TLTRO के लिए। किस कमिटी के थ्रू किया, यानी कि उस कमिटी को हेड कौन कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है कस्तूरी रंगन कमेटी, दूसरा है कामत कमेटी, तीसरा ऑप्शन है सी रंगराजन कमेटी, या चौथा है दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो कौन सी कमेटी है? आप में से जो अखबार रेगुलर पढ़ रहे होंगे वो तो तुरंत आंसर दे देंगे इसका। एंड द करेक्ट आंसर इज कामत कमेटी। इनका बेसिकली जो पूरा नाम है वो है कुंडापुर वामन कामत कमेटी। तो मतलब इतना याद नहीं रखना है, कामत नाम याद रखना है, बस इतना लंबा याद नहीं रखना है, राइट। 7वें सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल क्या है हमारे पास? 7वां सवाल है स्वास्थ्य साथी स्कीम, ये भारत के किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य साथी स्कीम। पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है ओडिशा, चौथा है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल इसका सही जवाब है। अभी बंगाल में चुनाव भी हो रहे हैं, उसी लिहाज से मैं ये सवाल उठा के लेके आया हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि ये आने वाले कुछ एग्जामों में हमें दिखाई जरूर देंगे, क्योंकि बंगाल चुनाव भी है अभी हाल ही में। तो वेस्ट बंगाल ने ये लॉन्च किया है स्वास्थ्य साथी स्कीम। इसके तहत वो अपने सभी लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं।
चलिए 8वें सवाल पे चलते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय, तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आपने अगर मेरे साथ पिछले मिशन अभ्यास के सेशंस अगर लगाए होंगे तो उसमें भी हमने इस सवाल को लिया था। तो बेसिकली हम ये सवाल दूसरी बार उठा रहे हैं कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020 कौन रिलीज करता है। पहला ऑप्शन है IMF, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, चौथा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो कौन करता है? करेक्ट आंसर इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021 रिलीज करती है, राइट। इसमें यही बात की गई है कि किस तरीके से पेंडेमिक के दौरान जो महिलाओं का जो वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन था वो कम हो गया, साथ ही साथ जो पार्टिसिपेशन जिनका भी रहा उनके वेजेस में काफी डिफरेंस देखा गया। तो एक तरीके से जेंडर इनइक्वलिटी पे ये बात कर रहा था रिपोर्ट इस बार का 2020 का। कोरोना वायरस से संबंधित तो सारी चीजें रहनी है, तो मालूम ही है हमको। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल यह है आपके लिए कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप में से जितनों को मालूम है जरूर बताइए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार हमने पूछा भी है और अपने सेशनों में तो मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल क्या है हमारे पास? 9वां सवाल है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। इसको कौन पब्लिश करता है? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। इस पे मैंने आपके साथ एक सेशन लिया भी था हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में, अगर आप जाके देखेंगे तो इस पे एक सेशन मेरा आपके साथ है जिसमें हमने बिल्कुल ब्रीफ में इस पूरे सिनेरियो को और क्या क्या इस रिपोर्ट के अंदर बात कही गई थी उसमें हमने पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी। पहला ऑप्शन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, दूसरा है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, तीसरा है IUCN, चौथा है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो कौन सा होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को जो रिलीज करती है वो कौन करती है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इस रिपोर्ट में जो मोटी मोटी बात जो इस बार बताई गई थी वो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने बोला है कि 2020 जो रहा, प्रीवियस 3 जो सबसे मतलब खतरनाक जो गर्म साल रहे ना उनमें 2020 का नाम शामिल किया गया है, राइट। तो ये इस रिपोर्ट की जानकारी थी थोड़ी सी जो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे चलते हैं 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल, धर्मपाल चुन्नीलाल गुलाटी। नाम आपने सुना है? नहीं सुना? अब मैं आपको बताता हूँ, सभी को मालूम है लेकिन नाम किसी को मालूम नहीं है, बहुत कम लोगों को नाम मालूम है। धर्मपाल चुन्नीलाल गुलाटी, फाउंडर ऑफ MDH मसाला। तो MDH मसाले वाले जो थे उनका निधन हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनको और एक नाम से जाना जाता है भारत में, ही इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ राइस, किंग ऑफ पल्सेस, किंग ऑफ बेकरी, किंग ऑफ स्पाइस। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो आप बता ही देंगे। एंड द आंसर इज किंग ऑफ स्पाइस। किंग ऑफ स्पाइस के नाम से नाम उनका याद रखेगा, धर्मपाल चुन्नीलाल गुलाटी, राइट। चलिए 11वें सवाल की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज किड ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन के तहत किड ऑफ द ईयर ये नाम किसको दिया गया? पहला ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, दूसरा है सदत रहमान, तीसरा है गीतांजलि राव और चौथा है उमा सिंह। तो किसको दिया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज गीतांजलि राव। गीतांजलि राव जो कि एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है और इन्वेंटर भी है, 15 वर्षीय हैं। इन्होंने काफी मतलब साइबर बुलिंग से रिलेटेड काफी कुछ काम की वगैरह किया था। तो टाइम मैगजीन ने इनको किड ऑफ द ईयर का खिताब घोषित किया है। 12वें सवाल की ओर चलते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 27th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO पढ़ते हैं, सिलेबस का पार्ट है ये। तो BRO के अभी हाल ही में 27th डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, M नागेश्वर राव, राजीव चौधरी, अपूर्व चंद्रा या राकेश अस्थाना। एंड द करेक्ट आंसर इज राजीव चौधरी। तो राजीव चौधरी लेफ्टिनेंट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह थे इनसे पहले, राइट। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज फाइजर बायोएनटेक्स कोरोना वायरस वैक्सीन। तो किस देश ने फाइजर बायोएनटेक्स, बेसिकली फाइजर इज द कंपनी ऑफ ब्रिटेन एंड बायोएनटेक इज द कंपनी ऑफ जर्मनी। तो किसने इनको रिकॉग्नाइज यानी इनको पहचान दे दी है, मान्यता दे दी है, रिकॉग्निशन दे चुके हैं? किस देश ने पहला ऐसा देश कौन सा है? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, USA या ब्रिटेन? और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अगर आप यही सोच रहे हैं तो एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इनको जो है मान्यता दे दी है।
फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन, ये आप ध्यान रखिएगा। 95% इसको इफेक्टिव बताया जा रहा है, बाकी तो देखेंगे क्या होता है। एक सेशन में आपके लिए लेके आने वाला हूं इस पे कि किस तरीके से जो वैक्सीन डेवलपमेंट की अप्रोच है भारत में और उस पर पॉलिसी मेकर्स का क्या मत है और किस तरीके से वो इस पे आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 6th फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स 2020? सर ये कौन सा इंडेक्स है? हाँ इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है। सर पढ़ा तो नहीं कभी कि ये भी कोई फाइनेंशियल सीक्रेसी नाम का भी इंडेक्स है? हाँ, क्योंकि छठा ही एडिशन है ना, 2009 में पहले स्टार्ट हुआ था, राइट। चलिए, तो 6th फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? पहला है 15, दूसरा है 63, तीसरा है 47 या चौथा है 29। एंड द करेक्ट आंसर इज 47। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जानता हूं मैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो डोंट वरी अबाउट इट, यही सीखने का भी समय है, तो अभी जान लीजिए। अगर पहले नहीं पता तो अभी जान लीजिए कि 47 रैंक है और लिख लीजिए कॉपी में अच्छे से, राइट। और थैंक यू कहना मत भूलना, राइट। चलो, तो थोड़ी सी जानकारी और बता दूं कि इंडेक्स है तो मैं हमेशा, मेरी एक कोशिश ये हमेशा रहती है कि मैं आपको स्कोर हो सके तो बता सकूं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है कि स्कोर पूछ लेते हैं, तो रैंक तो बंदा याद कर सकता है लेकिन स्कोर में हालत खराब हो जाती है, तो स्कोर भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसका स्कोर खैर जानना बहुत आसान है। भारत की जो इसमें रैंक है वो है 87.84, सॉरी इसमें जो स्कोर है 47.84, राइट। 133 देशों का ये आंकलन करता है, 20 इंडिकेटर्स के रूप में ये आंकलन करता है। 2009 मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट रैंक जो है इसमें केमन आइलैंड को मिला है, दूसरे पे है यूएसए और तीसरे पे है स्विट्जरलैंड, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे कौन है? केमन आइलैंड। और ओईसीडी को बोला गया है कि ये वर्ल्ड में यानी ग्लोबली ये लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल सीक्रेसी, राइट। फाइनेंशियल सीक्रेसी मतलब कितना ज्यादा वित्तीय, समझ सकते हैं ना आप, सीक्रेट रखा जा रही है चीजों को, तो उसमें भारत की रैंक 47 है। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड द 6th ब्रिक्स यूथ समिट 2020 हेल्ड? अभी हाल ही में छठा ब्रिक्स यूथ समिट मतलब ये रिलेटेड है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि सभी देशों के जो ब्रिक्स के जो सारे नेशन हैं, इनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनकी ये मीटअप हुई थी। तो ये कहां पे हुई है? ऑप्शन ए है रशिया, ब्राजील, इंडिया या चाइना। एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया में इनका मीटअप हुआ है अभी हाल ही में। भारत की तरफ से किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इस बार की जो थीम थी वो ये थी कि चैलेंजेस ऑफ टाइम फॉर यंग पीपल, ये आप ध्यान रखिएगा, चैलेंजेस ऑफ टाइम फॉर यंग पीपल, ये इसका थीम था, चैलेंजेस ऑफ टाइम फॉर यंग पीपल। कोरोना वायरस है ना, और मैंने आपको पहले ही जब हमने पहला सेशन इस साल का किया था 1 जनवरी 2021 को, जो मैंने आपके साथ 5 फैक्ट्स किए थे, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इस बार का हम सभी का एक रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? लेट्स नॉट डाई, राइट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। आइए आगे चलते हैं। साथ ही साथ ब्रिक्स से रिलेटेड मुझे कुछ एक चीज बात और याद आई, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स गेम 2021 ये जो होस्ट करने जा रहा है वो कौन करने जा रहा है? भारत के लिहाज से मैंने सोचा ये मैं बता दूं, मेरे को याद आया। तो ब्रिक्स गेम 2021 होस्ट बाय इंडिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रायमोना नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? कई एग्जाम में नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो सर आपने यही वाला नेशनल पार्क क्यों लिया? यही वाला नेशनल पार्क इसलिए लिया, अभी बताएंगे आपको, आंसर बताने के बाद बताते हैं कि यही वाला नेशनल पार्क आपने क्यों उठाया क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है एमपी, तीसरा है राजस्थान या चौथा है वेस्ट बंगाल। एंड द करेक्ट आंसर इज आसाम, राइट। आसाम में है ये रायमोना नेशनल पार्क। ये आसाम का छठा नेशनल पार्क बनना जा रहा है। दिस विल बी गोइंग टू द 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम, और ये कहां पर है? रीपू रिजर्व फॉरेस्ट में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी आज ही के अखबार में आसाम से खबर आई थी, दीपोर बिल, आपने जाना होगा, मैंने आपको सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स मैंने कराया था, रामसर साइट मैंने उसमें आपको पूरी बताई थी कि कौन कौन सी रामसर साइट है। तो दीपोर बिल जो है रामसर साइट वो आसाम में है, वहां से कुछ खबरें आज के अखबारों में आई है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बाद में, राइट। तो रायमोना नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? आसाम में। तो आज आपके लिए पांचवा सवाल क्या है आपके लिए कि हु इज द गवर्नर ऑफ आसाम? आसाम के गवर्नर और सीएम का नाम लिख दीजिए कि आसाम के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आप कमेंट थ्रेड में बता दीजिए और आंसर जरूर दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, करके दिखाएंगे वाली स्पिरिट रखेंगे तो आप और हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020? तो 2020 का जो जीटीआई आया उसमें भारत की रैंक क्या है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? ऑप्शन है A 8, B 9, C 10, D 12।
और करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है, बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, या तो आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 8 रैंक आई है भारत की। इसको रिलीज कौन करता है सर? इसको रिलीज करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IE&P, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इन्होंने बताया है कि जो सबसे अफेक्टेड रहा टेररिज्म के मामले में वो अफगानिस्तान रहा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे थे इराक, तीसरे नंबर पे था नाइजीरिया। 8वां एडिशन था ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का। और भारत का स्कोर भी लगे हाथों में आपको बता देता हूं, स्कोर है 7.353। दिस इज द स्कोर ऑफ इंडिया, 7.353, ये भारत का स्कोर है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए 18वें सवाल पे चलते हैं। यारलंग जांगबो रिवर भारत में किस नाम से जाना जाता है? यारलंग चीन का रिवर है बेसिकली, यारलंग जांगबो, हालांकि उनकी भाषा में शायद वो कुछ और शिया करके कुछ बोलते होंगे, लेकिन जो मैं यहां से आपको पढ़ के बता रहा हूं वो यही है। यारलंग जांगबो रिवर भारत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंडस, बी है गेंग्स, सी है ब्रह्मपुत्र, या डी है सतलज। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ब्रह्मपुत्र। तो यारलंग जांगबो को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये क्यों लेके आए सर आप ये सवाल? यही नदी क्यों उठाई आपने? ये नदी इसलिए उठाई क्योंकि चाइना ने अभी हाल ही में तिब्बत में अपना फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम इसी रिवर पर बनाया है। इसलिए आइदर या तो वो रिवर पूछेंगे या फिर वो पूछेंगे कि चीन जो है उन्होंने क्या बनाया अभी हाल ही में। तो फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम चीन का अभी डेवलप हुआ है वो यारलंग जांगबो रिवर पे ही हुआ है, जिसका भारत में क्या कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। 19वें सवाल पे चलते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट एवर वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव और नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल लॉन्च? तो अभी हाल ही में जो वर्चुअल एडिशन हुआ आदि महोत्सव, या फिर जिसे आप कह सकते हैं नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, वो कहां पर लॉन्च हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये लॉन्च हुआ है। तो आज के लिए आपका छठा सवाल, हु इज द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के जो ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है उनका नाम आप लिख दीजिए कमेंट थ्रेड में बहुत अच्छे से। 1 से 10 दिसंबर में ये सेलिब्रेट किया गया। फोकस स्टेट था मध्य प्रदेश, फिर ये जो है शिफ्ट हुआ 11 से 20 दिसंबर में, फिर फोकस स्टेट बना गुजरात, फिर 20 से 30 दिसंबर फोकस स्टेट बना वेस्ट बंगाल। ये आप ध्यान रखिएगा, ट्राइबल फेस्टिवल। 20वें सवाल पे चलते हैं। विच पेट्रोलियम कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल नोन एज XP100? 5 फैक्ट्स की मेरी सीरीज में जहां हम 45 फैक्ट्स कवर अप कर चुके हैं, उसमें से ये एक फैक्ट था, मुझे अच्छे से याद है अभी भी। ये फैक्ट मैंने आपके साथ लिया था और वहां मैंने आपको बताया था कि किस पेट्रोलियम कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दूसरा है भारत पेट्रोलियम, तीसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चौथा है ONGC। एंड द करेक्ट आंसर इज IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसकी मथुरा की रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, उत्तर प्रदेश की में मथुरा की जो रिफाइनरी है उन्होंने इसको लॉन्च किया था, फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल नोन एज XP100। और इसका जो इनॉग्रेशन किया था वो किसने किया था? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और कौन है मिनिस्टर? तो ये हो गया आज आपका 7वां सवाल। तो द 7th क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू गाइस, कि टेल मी विच इज द मिनिस्टर ऑफ, नेम द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 21वां सवाल, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 रिपोर्ट अभी हाल ही में आई, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इस पे भी मैंने आपके साथ एक लेक्चर बहुत अच्छे से किया था। ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दूसरा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है ICAR। तो कौन इसको इस रिपोर्ट को रिलीज करता है बता दीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में बेसिकली जो एग्रीकल्चर में जो वाटर चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे राइस को ले लीजिए ना, अब राइस को, चावल के लिए कितना पानी लग जाता है, राइट। तो जो वाटर चैलेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड इस रिपोर्ट ने बातचीत की थी। इस रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा हमारे करंट अफेयर्स की लिस्ट पे आप जाइएगा, आपको मिलेगा। वहां मैंने आपको पूरे रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं मैंने सब आपको बताया हुआ है। तो ज्यादा डीप जानकारी के लिए आप उस सेशन को कंसीडर कर सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला था अभी हाल ही में? तो ये आज आपका 8वां सवाल है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज बीन अवॉर्डेड एज डैश, कौन सा प्राइज मिला इन्हें, राइट। इस पे भी हमने बात की थी। चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला सवाल है हमारे पास, विच कंट्री हैज टॉप द लिस्ट ऑफ सेंडिंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट्स टू OECD नेशंस? तो कौन सा देश है जिसने OECD नेशंस में सबसे ज्यादा एजुकेटेड माइग्रेंट्स भेजे हैं? चाइना, कनाडा, जापान या इंडिया?
नहीं नहीं नहीं, इंडिया कैसे हो सकता है सर, इंडिया तो नहीं हो सकता, इंडिया में तो खुद के माइग्रेंट्स घूम रहे हैं, वो कहां से भेजेंगे, वो भी एजुकेटेड माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स और एजुकेटेड, ये तो सर ऑक्सीमोरन हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो सर क्या बोला आपने, ऑक्सीमोरन, हाँ हाँ ऑक्सीमोरन ही बोला मैंने, सर्च कर लेना मिल जाएगा। तो विच कंट्री हैज टॉप द लिस्ट ऑफ सेंडिंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट्स टू ओईसीडी नेशंस, चाइना, कनाडा, जापान या इंडिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया नहीं भेजा है, ये तो बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात नहीं है कि इंडिया नहीं भेजा है। चलिए, तो इंडिया जो है इसमें सबसे टॉप पे रहा है, 3.2 मिलियन हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स ये इंडिया की तरफ से ओईसीडी नेशंस में भेजे गए हैं। और दूसरे नंबर पे रहा चीन जिसमें 2.25 मिलियन, और तीसरे पे है फिलीपींस 1.89 मिलियन। आज के लिए आपका 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या है सर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी, ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे बताइए कमेंट थ्रेड में, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी। 23वें सवाल की ओर चलते हैं, जो 23वां सवाल है, विच कंट्री हैज द मोस्ट एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2020 एज पर डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इनके तहत अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक किस देश का सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया। ऑप्शन ए है सिंगापुर, दूसरे पे है मॉरिशियस, तीसरे पे है यूएसए, चौथे पे है फ्रांस, एंड द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर की तरफ से ज्यादा एफडीआई आया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये तो यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंगापुर से ज्यादा मतलब आया है, 62,000 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंगापुर से आया है। दूसरे नंबर पे यूएसए हो गया, ध्यान रखिएगा, मॉरिशियस हट चुका है अब, आप अगर डीपीआईआईटी की साइट पे जाएंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो मॉरिशियस हट चुका है। दूसरे नंबर पे कौन आ गया है, यूएसए। यूएसए ने कितना भेजा है, 53,266 करोड़, और फिर तीसरे नंबर पे मॉरिशियस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव से। तो 24वां सवाल, विच वर्ड नेम्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020 एज पर द मोस्ट सर्च वर्ड्स ऑन कैम्ब्रिज डिक्शनरी इन 2020। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाला शब्द कौन सा था, पैंडेमिक था, क्वारंटीन था, वैक्सीन था, या कोरोना था। एंड द करेक्ट आंसर इज क्वारंटीन। क्वारंटीन वो वर्ड था जो सबसे ज्यादा ढूंढा गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। इसमें आप एक्सटर्नल जानकारी ये रखिए कि पैंडेमिक भी था, लेकिन पैंडेमिक कैम्ब्रिज डिक्शनरी के से पर्सपेक्टिव से नहीं था। पैंडेमिक जो मतलब वर्ड ऑफ द ईयर बोला गया है वो डिक्शनरी.com करके वेबसाइट है, उन्होंने बोला है कि पैंडेमिक हमारे जो डेटाबेस में है सबसे ज्यादा ढूंढा गया है। और एक मरियम वेबस्टर करके भी एक वेबसाइट है, उन्होंने भी बोला है कि सबसे ज्यादा जो वर्ड ढूंढा गया है वो है पैंडेमिक। मरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई कैम्ब्रिज डिक्शनरी की पूछे तो आंसर क्या होगा, क्वारंटीन। आगे चलते हैं 25वें सवाल की ओर, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय। तो ये रिपोर्ट जो है किसने रिलीज की, रिपोर्ट का नाम आपको दे दिया गया, बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है। पहला ऑप्शन है WTO, दूसरा है अंकटाड UNCTAD, तीसरा है IMF, चौथा है OECD। तो सही आंसर क्या होगा, और द करेक्ट आंसर इज अंकटाड। तो आज आपके लिए 9वां सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अंकटाड, राइट। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां है ये आप बता दीजिए। तो कैसे लगे आज आपको 25 सवाल जो हमने किए, बढ़िया से एकदम बढ़िया से नोट्स बना के रखेगा, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में, ये मेरी गारंटी है। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। मिलेंगे हम अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।